गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये बीटेक सेकंड सेमेस्टर में पहली यूनिट है। इसके हम इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पिछले वीडियोस में बता चुके हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट होती क्या है, और इसको सॉल्व करने के बाद जो जनरल सॉल्यूशन आता है वो जनरल सॉल्यूशन निकलता कैसे है। जनरल सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया था, तो आज हम डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखें। इसमें मैक्सिमम 5 केसेस ऐसे बनते हैं जो हमें बार बार हमारे क्वेश्चनों में आते हैं, तो उन केस को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। फिर उससे रिलेटेड एग्जांपल्स हम करेंगे, जैसे कि हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के साथ साथ पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना आ जाए। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। जैसे हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहां पे एफ डी मतलब फंक्शन ऑफ डी होता है और क्यू फंक्शन ऑफ एक्स होता है। जहां पे क्यू जीरो होता है, क्यू इज इक्वल टू जब जीरो होता है तब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की जरूरत हमें नहीं पड़ती, और हम क्या करते हैं वहां सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से ही वही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। तो अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का हमारे पास तभी हम निकालते हैं जब हमें q की कोई वैल्यू दे रखी होती है और q की वैल्यू जीरो ना होके कोई भी फंक्शन ऑफ x होता है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होता है इसको इन शॉर्ट लिखते हैं pi। पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है 1/fd into q। ठीक है। अब pi निकालने के लिए हम ध्यान रखेंगे कि q कई तरीके का हो सकता है। पहला केस है कि अगर q जो है वो इस फॉर्म में हो, q इज इक्वल टू e रेज टू दी पावर x, q इज इक्वल टू e रेज टू दी पावर x या ax। अब a की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2x, 3x, 5x, 9x, कुछ भी। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है 1/fd, 1/fd ये वाला, और q की जगह लिख देते हैं e रेज टू दी पावर ax। जब ये e रेज टू दी पावर ax होगा तो जो ये x की कोफिशिएंट जो होगा वो a कहलाएगा। तो हमें सिर्फ इतना करना होता है कि इस d की जगह पर जहां जहां d दे रखा होता है वहां वहां हम d की जगह पर a से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हो जाता है 1/fa e रेज टू दी पावर ax। जहां पे हमें विशेष ध्यान रखना होगा कि fa की जो वैल्यू होती है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर fa की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा और इसका कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है। फिर सेकंड केस आता है कि अगर q की वैल्यू अगर ऐसी दे रखी हो sin ax प्लस v की फॉर्म में और cos ax प्लस v की फॉर्म में, तब हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल सेम ऐसे ही लिखेंगे 1/fd और q की जगह पे लिख देंगे sin ax और cos ax प्लस v। यहां पे हम ध्यान रखेंगे कि जितने भी d स्क्वायर के टर्म होंगे, d स्क्वायर d वाले नहीं, जितने भी d स्क्वायर के टर्म होंगे वहां वहां d स्क्वायर की जगह पे हम लिख देंगे माइनस का a स्क्वायर। ठीक है। तो उसके बाद d स्क्वायर वाले सारे टर्म खत्म हो जाएंगे। सपोज d क्यूब दे रखा है तो उसको d स्क्वायर इंटू डी लिख लें और फिर d स्क्वायर की जगह पे लिख दें माइनस a स्क्वायर। सपोज d की पावर 4 दे रखा है तो उसको d स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर लिख लें और फिर d स्क्वायर की जगह पे लिख दें माइनस a स्क्वायर। d को यहाँ पे टच नहीं करेंगे। ठीक है। और एक बात का यहाँ भी ध्यान रखेंगे कि f माइनस ए स्क्वायर की जो वैल्यू होनी चाहिए वो जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। ऐसी sin ax की जगह पे ax प्लस b की जगह पे cos ax प्लस b हो तो सेम प्रोसेस बनाएंगे कि d स्क्वायर की जगह पे हर जगह पर माइनस ए स्क्वायर लिख देंगे। तीसरा केस है अगर q इज इक्वल टू x रेज टू दी पावर m दे रखा हो, सपोज x स्क्वायर दिया हो, x की पावर 5 दिया हो, x की पावर 3 दिया हो, तो pi हो जाएगा 1/fd और q की जगह लिख देंगे x की पावर m। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि जो fd में लोएस्ट डिग्री टर्म होगी, fd में जो लोएस्ट डिग्री टर्म होगी, सपोज दे रखा है d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 4,
तो इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म है 4, तो जो लोएस्ट डिग्री टर्म होगी उसको हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो वो कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा, 4 जैसी हमने कॉमन लिया तो 1 प्लस 4 की जगह पे 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 2d अपॉन 4। जब लोएस्ट डिग्री टर्म को हम कॉमन ले लेंगे तो वो बन जाएगा 1 प्लस कोई भी फंक्शन ऑफ डी की फॉर्म में, ठीक है। जब ये नीचे ऐसा बन जाएगा तो लोएस्ट डिग्री टर्म यहाँ 4 थी तो यहाँ 4 कॉमन ले लिया, सपोज ये 4 होता ही नहीं तो फिर यहाँ हो रह जाती 2d, तो यहाँ से 2d कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो लोएस्ट डिग्री टर्म कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो ब्रैकेट बनेगी वो 1 प्लस फंक्शन ऑफ कोई भी d का ब्रैकेट बनेगी, इसको हम ऊपर ले जाएंगे और पावर कर देंगे -1, फिर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देंगे और उतनी टर्म तक लगाएंगे जहां पर x की जो मैक्सिमम पावर यहाँ पे दे रखी है वो डिफरेंशिएट हो जाए। इसमें कोई भी टर्म हम छोड़ेंगे नहीं, कोई भी टर्म एक्स्ट्रा जो भी होंगी वो तो 0 ही हो जाएंगी, लेकिन कोई भी टर्म ऐसी जो इस एक्सपेंशन में आ रही होगी उसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे तो निकल आएगा उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। चौथा केस जो है इसमें अगर q इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर ax दिया हो और साथ में कोई भी फंक्शन ऑफ x दे रखा हो, मतलब v इज द फंक्शन ऑफ x, तो q इज इक्वल टू दे रखा होगा e रेज टू द पावर ax इनटू v, तो फंक्शन 1 अपॉन एफ डी e रेज टू द पावर, ये q की जगह पे मैंने लिख दिया e रेज टू द पावर ax इनटू b। इसमें इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करेंगे, e की पावर ax को हम आगे लिख देंगे, e की पावर x को आगे लिखते ही जहां 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 d होगा वहां वहां d प्लस a लिख देंगे, जहां जहां d होगा वहां वहां d प्लस a लिख देंगे, तो ये हो जाएगा e की पावर ax आगे 1 अपॉन f d प्लस a और फिर v इज द फंक्शन ऑफ x, वो कुछ भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है sin ax प्लस v, तो फिर इसके हिसाब से कर देंगे, वो x की पावर m हो सकता है तो वो इसके हिसाब से कर देंगे, जैसा भी होगा वैसा यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। और पांचवा केस है कि अगर q इज एनी अदर फंक्शन ऑफ x, इनके अलावा q कोई भी अदर फंक्शन है x का, सपोज tan x, सपोज sec x, सपोज cot ax या कुछ और, ठीक है, log x, तब हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले d जो fd है, ये वाला fd, इसको लीनियर फैक्टर्स में रिजॉल्व कर लेंगे। लीनियर फैक्टर्स का मतलब इसके फैक्टर ऐसे कर लेंगे कि d की मैक्सिमम पावर 1 ही हो, ठीक है। और उसके बाद इसको लिख देंगे 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू और एफ डी की वैल्यू लगा देंगे, ये वाली वैल्यू लगाने के बाद ये जितने भी ये मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट्स दे रखे हैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग करके इस तरह से लिख लेंगे, a अपॉन डी माइनस m1 b अपॉन प्लस b अपॉन डी माइनस m2 एंड सो ऑन। a और b की वैल्यू पार्शियल फ्रैक्शन से निकाल के इसको सॉल्व कर लेंगे और फिर सिंपली इसमें जो वैल्यूज हैं a और b की वैल्यू यहाँ पे लगा देंगे। लगाने के बाद हम दो इंटीग्रेशन याद रखेंगे, एक तो यहाँ लिख देता हूँ, एक तो है 1 अपॉन डी माइनस सपोज m है और q, तो ये होता है e की पावर mx q e की पावर माइनस mx इंटू dx, ठीक है। ये यहाँ पे बीच में आएगा इंटीग्रेशन करते समय, या फिर 1 अपॉन डी प्लस एम क्यू, तो ये होता है e की पावर माइनस mx q e की पावर mx dx। ये इंटीग्रेशन सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है जो यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से ये पांचों केस सॉल्व हो जाएंगे। इन पांचों केसों को याद करने की जरूरत नहीं है, इन पांचों केसों से रिलेटेड जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये धीरे 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 करके हमें याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए करते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। देखते हैं पहला क्वेश्चन, फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ
4d² प्लस 4d माइनस 3y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 2x। ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये फंक्शन ऑफ डी है 4d² प्लस 4d माइनस 3y इज इक्वल टू क्यू। क्यू इज द फंक्शन ऑफ x। मैंने पहले बताया था पिछले वीडियो में कि अगर यहाँ पे 0 लिखा हुआ है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकलता है, क्योंकि क्यू की जगह पे 0 हो जाएगा तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए मैंने पहला केस बताया कि अगर q इज इक्वल टू e रेज टू द पावर ax हो तो pi हो जाता है 1 अपॉन एफ डी e रेज टू द पावर ax। ठीक है, तो यहाँ पे 1 अपॉन एफ डी हो जाएगा 4d² प्लस 4d माइनस 3 e रेज टू द पावर 2x। यहां से क्या हो जाता था 1 अपॉन, जहां जहां d होता है वहां वहां a लिख देते हैं, तो a d की जगह पे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एफ ए e रेज टू द पावर ax। यहां से क्या हो जाएगा, यहाँ पे a कितना है, a इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू 2 इसमें पुट कर दे, जहां जहां d है वहां वहां 2 लिख दे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 3 e रेज टू द पावर 2x। 1 अपॉन ये हो गया 2 2 ज़ा 4 16 प्लस 8 माइनस 3 e रेज टू द पावर 2x। 1 अपॉन 24 माइनस 3 21 e रेज टू द पावर 2x। ये हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका। ठीक है, थोड़ा सा याद दिला देते हैं, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकालना होता तो सिंपल, ये एफ डी दे रखा है, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाती 4m² प्लस 4m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और फिर इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करने के बाद जो भी रूट्स आते उन रूट्स से, अगर वो रूट्स 4 ही तरीके के हो सकते थे कि या तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हो, रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं तो उसको लिखने का तरीका पिछले वीडियो में बताया है। अगर रूट्स रियल और इक्वल होते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखेंगे, उसका तरीका भी पिछले वीडियो में बताया है। और अगर रूट्स इमेजिनरी है तो वो कैसे लिखते हैं, ये कंप्लीट एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखा जाता है, कैसे निकाला जाता है, ऐसा मैंने वीडियो पिछला बनाया है जिसको आप देख लें। तो बस यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा और यहाँ से पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। चूंकि यहाँ तो सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल हम डिस्कस कर रहे हैं इसलिए मैंने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं निकाला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ dq माइनस 3d² प्लस 4y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 2x। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहाँ पे क्यू कितना है 2 की e रेज टू द पावर 2x। ठीक, एफ डी कितना है dq माइनस 3d² प्लस 4, तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए लिखेंगे pi इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू, तो 1 अपॉन एफ डी कितना है dq माइनस 3d² प्लस 4 और q की जगह पे लिख देंगे e रेज टू द पावर 2x। ठीक है, क्या बताया था कि अगर 1 अपॉन एफ डी e रेज टू द पावर ax हो तो ये हो जाता है 1 अपॉन एफ ए e रेज टू द पावर ax। जहां जहां d लिखा है वहां वहां a लिख देते हैं। कंडीशन ये होनी चाहिए कि एफ ए 0 के बराबर ना हो। ठीक है, चेक करके देख लेते हैं, d की जगह पर सब जगह पर 2 रख देते हैं, तो 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 e रेज टू द पावर 2x। ये हो गया 8 माइनस 12 प्लस 4 e रेज टू द पावर 2x। देखिए 8 प्लस 4
12 हो गया और -12 ये 0 हो गया। तो यहाँ पे एफ ए 0 नहीं होना चाहिए था, बट यहाँ 0 हो गया है, तो हमारा ये वाला जो केस था वो फेल हो गया। अब इस तरह के केस अगर आ जाते हैं जहां पे एफ ए 0 के बराबर हो जाए, तो हम क्या करते हैं, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम ध्यान रखेंगे कि इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होगा यहाँ x से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे जो fd होगा उसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू d। फिर से ध्यान रखेंगे, ऊपर x से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे डिफरेंशिएट कर देंगे फंक्शन ऑफ d को विद रिस्पेक्ट टू d और e रेज टू द पावर ax। हो सकता है कि ये f डैश, अब यहाँ पे d की जगह पे फिर से ये रख के देखेंगे, अगर f डैश a 0 के बराबर यहाँ नहीं होना चाहिए, अगर ये भी 0 के बराबर है तो फिर से हम इसको एक बार x और मल्टीप्लाई और नीचे f डबल डैश d e टू रेज टू द पावर x। अब हम रख के फिर से ये रख के देखेंगे, अगर d की जगह पर a रखने पर f डबल डैश d 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे फिर से f डबल डैश a इज नॉट इक्वल टू 0, देन फिर यही आंसर होगा। और अगर ये फिर से 0 हो जाता है तो एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे और ऊपर x से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, नीचे फंक्शन ऑफ d को d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते चले जाएंगे। तो क्या होगा, इस तरह से जब हमें ये पता चल गया कि ये 0 के बराबर हो जा रहा है तो हमने क्या किया, x से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो ये हो गया 3d स्क्वायर माइनस 3 टू 6d प्लस 4 का 0 e रेज टू द पावर 2x। ये हो गया x अपॉन, एक बार फिर से a की जगह d की जगह पे 2 रख के देख लें, तो 2 टू 4 3 12 और माइनस 6 टू 12, ये फिर से 0 हो गया है। तो अभी हम इसको और एक बार करते हैं, x इंटू एक्स हो गया और नीचे ये हो गया 3 टू 6d माइनस 6 e रेज टू द पावर 2x। अब d की जगह पे हमने 2 रख के देखा, तो ये हो गया x स्क्वायर अपॉन 12 माइनस 6 e रेज टू द पावर 2x। ठीक है, तो इस तरह से इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलेगा। हमें ध्यान रखना है कि अगर f a 0 के बराबर नहीं है तो यही पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा, अगर f a 0 के बराबर हो जाता है तो ऊपर x से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे जो f d दे रखा होता है उसको d के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। फिर से हम d की जगह पे a रख के देखते हैं, अगर f डैश 0 के बराबर नहीं होता है तो यही आंसर है, अगर f डैश 0 के बराबर हो जाता है तो फिर से हम एक x से मल्टीप्लाई और कर देते हैं ऊपर और नीचे एक बार d के रेस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं। फिर से हम रख के देखते हैं और ये प्रोसेस हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि ये वाले टर्म 0 के बराबर आती रहती है। ठीक है, तो इस तरह से इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया ये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ d स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू साइन 3x प्लस कॉस 2x। ये दे रखा है एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये फंक्शन ऑफ डी है और ये फंक्शन ऑफ एक्स है। हमने बताया था कि साइन ए एक्स प्लस बी या कॉस ए एक्स प्लस बी दे रखा होता है तो पी आई कैसे निकालते हैं, तो पी आई होता है 1 अपॉन एफ डी साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ax प्लस b। इसको करने के लिए हम क्या करते थे, 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर है तो ये हो जाता है f माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी। ये बार बार फॉर्मूले लिखने से ये फायदा होता है कि क्वेश्चन जब हम करते हैं तो हमें ये ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं, इन्हें पर्टिकुलरली याद करने की जरूरत नहीं होती है। तो पी आई लिखें, इसका पी आई हो गया 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 एफ डी हो गया और साइन 3x प्लस कॉस
ठीक है, इसको अलग अलग करते हैं। 1/d² प्लस 4 साइन 3x प्लस 1/d² प्लस 4 cos 2x। ठीक है, क्या करते हैं, साइन ax प्लस b, तो बस b तो यहाँ पे है ही नहीं, और a की वैल्यू है 3, a की वैल्यू 3 है, तो f d² की जगह पे -a² लिखते हैं। तो -a² का मतलब -3 का स्क्वायर प्लस 4 साइन 3x, और d² की जगह यहां जब -a² लिखेंगे तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर जब लिखेंगे तो यह हो जाएगा 4 - 4, यहाँ पे भी कंडीशन होनी चाहिए, f -a² इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि अगर f -a² ये वाली कंडीशन अगर 0 के बराबर आ जाती है तो ऊपर एक x से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। एक बार d² का हो गया 2d और 4 का 0 cos 2x, ये हो गया 1/ माइनस का 9 प्लस 4 माइनस का 5 साइन 3x प्लस x/2, ये 1/d है। 1/d का मतलब हो गया d इनवर्स, और d इनवर्स का मतलब होता है इंटीग्रेशन। इसको इंटीग्रेट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू x, तो फाइनली आ गया -1/5 साइन 3x प्लस x/2 cos 2x का हो गया साइन 2x अपॉन 2, तो 2 का मतलब हो गया यहाँ पे 4, तो ये आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ d² - 60 प्लस 9 y इज इक्वल टू 2x²। ये x की पावर m वाला केस है। थर्ड केस बताया था कि अगर 1/fd x की पावर m दे रखा हो, ठीक है, तो अगर x की पावर m दिया होगा तब हम क्या करेंगे, इसकी लोएस्ट डिग्री टर्म को कॉमन ले लेंगे। लोएस्ट डिग्री टर्म कॉमन लेने के बाद वो 1 प्लस d का कोई भी फंक्शन बन जाएगा, उसको ऊपर ले जाएंगे, पावर कर देंगे -1। जब पावर -1 हो जाएगी देन फिर उसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देंगे, और d की उतनी ही पावर तक बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे जितनी x की पावर होती है। उसके आगे की हायर टर्म 0 हो जाती है, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे करते हैं, pi हो जाएगा 1/d² - 60 प्लस 9 इंटू 2x²। इस 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आगे भी हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/, इसकी लोएस्ट डिग्री टर्म है 9, d की सबसे छोटी टर्म क्या है, d की पावर 0 है यहाँ पे 9, तो 9 को कॉमन ले लें, इस 9 की जगह पे आ गया 1 प्लस d² - 60 अपॉन 9 2x²। ठीक है, ये लाइन समझ गए होंगे। फिर क्या करते हैं, 1/9, ये रहा 1/9, 2 भी आगे ले लें 2/9, और ये हो गया 1 प्लस d² - 60 अपॉन 9 की पावर हो गई ऊपर जाके -1 x², 2/9, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दें, 1 प्लस x की पावर -1, 1 प्लस x की पावर -1 होता है 1 माइनस x प्लस x² माइनस x³ एंड सो ऑन। तो 1 माइनस d² - 60 अपॉन 9, ठीक है, प्लस d² - 60 का होल स्क्वायर अपॉन 81 माइनस, अब हायर टर्म को छोड़ देंगे क्योंकि x² तक की टर्म मतलब d² तक की टर्म ही यहाँ पे ली जाएगी, क्योंकि x² का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x और दूसरी बार करेंगे तो 2,
उसके बाद के जितने भी डिफरेंशिएशन होंगे वो सब जीरो होते चले जाएंगे। ये हो जाएगा 2/9 एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बाहर ले लें, इस एक्स स्क्वायर को यहां मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा, दो बार डिफरेंशिएट करें एक्स स्क्वायर का, एक बार 2x और दूसरी बार का 2, माइनस लगाएं 6, डिफरेंशिएट करें एक बार एक्स स्क्वायर का इंटू 2x प्लस 1/81। देखो डी स्क्वायर माइनस 60 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 60 का होल स्क्वायर हो जाएगा डी की पावर 4 प्लस 36 डी स्क्वायर माइनस 12 डी क्यूब। तो देखो डी क्यूब वाली टर्म बेकार है, डी की पावर 4 वाली टर्म बेकार है, सिर्फ ये टर्म क्योंकि इसमें डी स्क्वायर आ रहा है तो ये टर्म बची 36 डी स्क्वायर, मतलब दो बार डिफरेंशिएशन किसका, एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का दो बार डिफरेंशिएशन करने पे आया 2 और हायर टर्म सारी छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 2/9 एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया 1/9 2 माइनस 12x प्लस और ये हो गया 9 से काट दें 8/9। ठीक है, चाहे तो थोड़ा सा सॉल्व करके लिख दें इसमें, ये हो गया 2/9 एक्स स्क्वायर माइनस 2/9 माइनस का है और 8/9 प्लस का है तो ये 6/9 हो गया और माइनस के 12/9 एक्स। सो दिस वन बी द कंप्लीट पर्टिकुलर इंटीग्रल। हमेशा ध्यान रखेंगे कि कैलकुलेशन में बहुत ध्यान से करेंगे, हो सकता है कि यहाँ पे कोई कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाए तो उस कैलकुलेशन पे ध्यान ना दें, आप अपनी कैलकुलेशन करें। अपनी कैलकुलेशन में बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखें कि d को तब तक एक्सपेंड करना है जब तक जितनी मैक्सिमम पावर इसकी यहाँ दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब 2 दे रखी है तो जहां जहां तक डी स्क्वायर आएगा वो टर्म सारी हमें यहाँ पे लिखनी है। नेक्स्ट है फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स ई रेज टू द पावर 3x। इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा, देखो ये फॉर्म दे रखी है e की पावर ax इंटू v, v इज द फंक्शन ऑफ x। तो क्या बताया था 1/fd e रेज टू द पावर ax इंटू v अगर दे रखा हो तो ये हो जाता है e की पावर ax आगे और 1 जहां जहां d होता है वहां वहां लिख देते हैं d प्लस a और v। सेम यहां 1 डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 और q की जगह पे लिखेंगे x इंटू ई की पावर 3x। ठीक है, e की पावर 3x को आगे लिख लें तो यहाँ a की जगह पे क्या है 3, तो जहां जहां d लिखा है वहां वहां हो जाएगा d प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 d प्लस 3 प्लस 2 x मतलब v। ठीक, ये हो जाएगा e की पावर 3x 1 इसका होल स्क्वायर कर दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो 60 माइनस 3d माइनस 9 प्लस 2x e की पावर 3x 1 डी स्क्वायर 60 माइनस 3d प्लस के 3d। ठीक है, और ये हो गया 9 से 9 कैंसिल हो गया प्लस 2x। ठीक है,
ये हो गया e रेज टू दी पावर 3x 1 अपॉन x की पावर है, अभी पिछला वाला क्वेश्चन कराया है, x की पावर यहाँ पे 1 है, तो क्या करते हैं लोएस्ट डिग्री टर्म को कॉमन ले लेते हैं। लोएस्ट डिग्री टर्म कितनी है 2, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, ये बचा 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 3d अपॉन 2 इंटू एक्स। ठीक है, यहां से हो गया e रेज टू दी पावर 3x अपॉन 2, और इसको ऊपर लिख लें, ऊपर पावर -1 कर देंगे, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 3d अपॉन 2 की पावर -1 x। ठीक, यहां से e की पावर 3x अपॉन 2 बाइनोमियल एक्सपेंशन खोल देंगे सिर्फ एक टर्म तक, क्योंकि x की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 3d अपॉन 2 इंटू एक्स, हायर टर्म इसकी छोड़ देंगे, ये हो जाएगा e की पावर 3x अपॉन 2, अंदर मल्टीप्लाई कर दें x माइनस 1 अपॉन 2, डी स्क्वायर 0 हो जाएगा प्लस 3, और डी एक्स एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं x का, तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा e की पावर 3x अपॉन 2 x माइनस 3 अपॉन 2। सो ये है रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल। करते हैं नेक्स्ट, फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2y इज इक्वल टू e की पावर x। ये अनदर फंक्शन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि e की पावर ax वाला पड़ा, उसका मैंने क्वेश्चन कराया था अभी, फिर e की पावर ax इंटू v वाला था, sin ax वाला था, cos ax वाला था, sin ax प्लस v, cos ax प्लस v, इस तरह का कोई भी फंक्शन वहां पे नहीं आया, तो ये लास्ट है, a है n जो q है वो एनी अदर फंक्शन ऑफ x। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल मैंने बताया था, पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखेंगे 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 e की पावर x। ठीक है, ये एनी अदर फंक्शन ऑफ x है, तो इसमें सबसे पहले इसके फैक्टर करके इसको लीनियर फॉर्म में ले आएंगे। लीनियर फॉर्म में लाने के लिए डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 के फैक्टर कर दें, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 2 2d प्लस 2, ये 2 1 जा 2 और 2 और 1 3 होते हैं, तो ये हो जाएगा d कॉमन ले लें, d प्लस 1, 2 कॉमन ले लें, d प्लस 1, ये हो गया d प्लस 1 और d प्लस 2, ये लीनियर फॉर्म है, फैक्टर कर दिए बस, तो d प्लस 2 और d प्लस 1 e की पावर x। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन हटा के प्लस माइनस में लिखना है, तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, 1 अपॉन डी प्लस 2 और d प्लस 1 दे रखा है, इसको a अपॉन डी प्लस 2 प्लस b अपॉन डी प्लस 1 ऐसे लिख लेते थे, ये 12th में था। ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू डी प्लस 1 और b इंटू डी प्लस 2। एक बार d बराबर -1 पुट कर दिया, जहां जहां d है वहां वहां -1, तो ये वाले टर्म 0 हो गया, और यहाँ हो गया 2 - 1 1, तो b बराबर रह गया 1, और एक बार d बराबर माइनस का 2 पुट कर दिया, तो जब d बराबर -2 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 2 प्लस 1 माइनस का 1, तो a बराबर हो जाएगा माइनस का 1, ये वैल्यू यहाँ पे रख दें, तो 1 अपॉन डी प्लस 2 और d प्लस 1 की जगह पे लिखा जा सकता है -1 अपॉन डी प्लस 2 और प्लस 1 अपॉन डी प्लस 1, यहाँ रख दें 1 अपॉन डी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन डी प्लस 2 e रेज टू दी पावर e की पावर x।
अंदर ले जाए 1/d+1 e की पावर x माइनस 1/d+2 e की पावर x। एक इंटीग्रेशन बताया था, इसको रफ कर देते हैं। 1/d-a e की पावर m1x बताया था ना। 1/d-a और e की पावर m1x क्यों लिख लेते हैं, तो ये हो जाता है e की पावर -mx 1/d-a q इज इक्वल टू होता है e की पावर ax इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -ax इंटू q dx। ठीक है, यहां पे हो जाएगा 1/d+1 q की जगह पे है e की पावर x, e की पावर -a की जगह पे है -1 तो e की पावर -x, e की पावर a की जगह पे है -1 तो e की पावर x इंटू e की पावर x dx। ठीक है, q की वैल्यू लगा दी है। अब बस इसका इंटीग्रेशन करना है e की पावर -x, और ये e की पावर x को अगर हमने z मान लिया तो e की पावर x यहां पे लिख देते हैं, लेट e की पावर x इज इक्वल टू z, तो e की पावर x dx इज इक्वल टू dz। तो e की पावर x dx की जगह dz, और ये हो गया e की पावर z dz। तो ये हो गया e की पावर -x इंटू e की पावर z, या e की पावर -x और e की पावर z की जगह पे e की पावर z की जगह पे e की पावर x। ठीक है, तो ये हो गया e की पावर -x और e की पावर x माइनस, इसमें देख लेते हैं 1/d+2 e की पावर x, तो ये हो गया e की पावर -2x e की पावर 2x e की पावर x dx। ठीक है, इसमें e की पावर x को z मान लें तो e की पावर x dx की जगह पे हो जाएगा dz। तो ये हो जाएगा e की पावर -2x, इसको लिख दें e की पावर z इंटू e की पावर z, एक e की पावर z तो हो जाएगा, सॉरी e की पावर x इंटू e की पावर x, एक e की पावर x की जगह पे तो हो जाएगा z, और एक e की पावर x dx की जगह पे हो जाएगा dz, और ये हो जाएगा e की पावर z। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगा दें, e की पावर -2x z e की पावर z माइनस z का डिफरेंशिएशन 1 e की पावर z का e की पावर z, और फिर से e की पावर z का e की पावर z। तो हो जाएगा e की पावर -2x, z की जगह पे लिखेंगे e की पावर x, और e की पावर x माइनस e की पावर z कितना है, e की पावर x। तो ये हो जाएगा e की पावर -2x और e की पावर x -1 e की पावर x। तो e की पावर x को कॉमन ले लें, तो यहाँ बचा e की पावर -x माइनस e की पावर -2x और e की पावर x -1। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि थोड़ा सा अपनी तरह का कोई अलग तरीके का क्वेश्चन होता है इसका। तो इस तरह से इसका पीआई निकाल सकते हैं। अगर इसके पीआई निकालने में कोई भी दिक्कत हो तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि मैं कुछ और भी इसके क्वेश्चन करा सकूं। तो इस तरह से हमने चारों तरीके के पीआई निकालना सीख लिए। सबसे पहले हमने वो चारों रूल्स देख लिए,
और उसके बाद अब हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।